देखिए, जब एक नेता की पहचान सिर्फ अपने देश की सीमाओं में ना सिमटे, जब उसका कद इतना बड़ा हो जाए कि एक के बाद एक देश उसे अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने लगे, तो समझ लीजिए वो केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर यानी वैश्विक नेता बन चुका है। और ऐसा ही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल प्रभाव। घाना, पश्चिमी अफ्रीका का वो देश जिसने आज इतिहास रचा। घाना ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। जी हाँ, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत, मोदी की कूटनीति, दुनिया में भारत के कद की मुहर है। 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है 30 सालों के बाद, और भारत घाना रिश्तों की एक नई शुरुआत के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 5 देशों के द्विपक्षीय दौरे पर हैं और सबसे पहले वे घाना ही पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रोमानी महामा ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा। मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के रूप में स्वीकार किया और इसे दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत, युवाओं की आकांक्षाओं और साझा भविष्य को समर्पित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस सम्मान को दोनों देशों के युवाओं की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य, घाना और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों तथा उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं एवं विविधता समर्पित करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि यह सम्मान एक जिम्मेदारी भी देता है और जिम्मेदारी भारत घाना मित्रता को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करने की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी ने विश्वास जताया है कि घाना की उनकी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा भारत घाना संबंधों को नई गति देगी। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति महामा के बीच बुधवार को व्यापक वार्ता होने के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक विस्तार दिया। देखिए, अब तक कितने देशों से सम्मान मिल चुका है प्रधानमंत्री मोदी को, वो ग्राफिक्स भी आपको हम बता देते ताकि आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ पाएं कि कितने देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा। आपको बता दें कि 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी को 24 से ज्यादा देशों से उनके नेतृत्व, कूटनीतिक और भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और पीएम मोदी की सक्रिय विदेश नीति के प्रतीक है। इसमें ब्राजील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, नाइजीरिया, ब्रुनेई, माल्टा, साइप्रस, मॉरिशस, बारबाडोस, गुयाना, ग्रीस और ब्राजील के अलावा 8 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। पीएम मोदी को 8 मुस्लिम देशों से ऐसे सम्मान मिल चुके हैं जो भारत की विदेश नीति और इन देशों के साथ गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है सऊदी अरब का, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। 2016 में उनको ये अवार्ड सऊदी अरब ने दिया। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये भी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया। अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2018, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, ऑर्डर ऑफ जायद 2019। बहरीन की अगर हम बात करें तो किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां 2019 में उन्हें यह अवार्ड मिला। मालदीव की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंक्शन रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया। मिस्र की अगर बात करें तो मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में उन्हें इससे नवाजा गया। कुवैत में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 में उन्हें दिया गया। आइए अब आपको इस दौरे पर पीएम मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। दरअसल इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और घाना के बीच व्यापार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो चुके हैं और अगले 5 साल में इसे दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा को भारत आने का न्योता दिया। भारत घाना को फिनटेक में सहयोग देगा और UPI के जरिए डिजिटल लेन देन का एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा। भारत घाना के युवाओं के लिए ITEC और ICCR स्कॉलरशिप को दोगुना करेगा। फीड घाना प्रोग्राम में मदद करेगा। भारत घाना आर्मी की ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा, डिफेंस सप्लाई, साइबर सिक्योरिटी, ये सब मिलकर काम करेंगे।
भारत जन औषधि केंद्र के जरिए घाना के लोगों को सस्ती और भरोसेमंद हेल्थ सर्विस देगा। वैक्सीन बनाने, डिफेंस और सिक्योरिटी में मदद, साइबर सुरक्षा में भी आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत घाना के युवाओं की वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों में 4 MOU भी हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने 4 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव नमो रवि ने बताया कि समझौते दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। पहला समझौता जो हुआ वो विदेश मंत्रालय लेवल पर ज्वाइंट कमीशन बैठक की स्थापना करना रहा। दूसरा समझौता पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तीसरा समझौता कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा समझौता स्टैंडर्ड सेटिंग, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गुणवत्ता नियम तय करना, जिससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारत ने घाना को 6 लाख कोविड वैक्सीन दी थी और भारत और घाना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के मजबूत समर्थक रहे हैं। दोनों देश कूटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में मिलकर काम करते हैं। घाना ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का भी समर्थन किया है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और अन्य वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने घाना को वैक्सीन और चिकित्सा मदद दी थी। भारत ने घाना को 6 लाख कोविड वैक्सीन कोविड काल के दौरान मदद के तौर पर दी थी। राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस, विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नान ICT सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत UPI डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। अब बात करेंगे ट्रंप और मस्क के विवाद की। जी हां, कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप और मस्क गलबहियां कर रहे थे। अब दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। आपको बता दें कि ये नोकझोंक दिखाई दे रही है। ट्रंप नोकझोंक में इशारा कर गए कि मस्क माने नहीं तो उन्हें अमेरिका से वापस लौटाया जा सकता है। कुछ यही संकेत उन्होंने न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे जोहरान ममदानी के लिए भी दी, लेकिन दोनों ही अमेरिकी नागरिक हैं। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप अपने पद के जरिए किसी नागरिक को देश निकाला दे सकते हैं क्या? ट्रंप वैसे ऊट पटांग बयानों को लेकर कुख्यात रहे हैं और कोई भी उनकी बयानों को गंभीरता से लेता नहीं है। इसके बाद भी सवाल तो उठता है, क्या अमेरिका किसी को जो वहां का वैध नागरिक है या कानूनी रूप से वहां रह रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो सरकार से असहमत है या किसी विवादित मुद्दे पर बोलता है, या तो उसे क्या देश से निकाल दिया जाएगा क्या? आपको बता दें, इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कोई शख्स अमेरिकी नागरिक है, चाहे जन्म से या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, तो उसे देश से निकालना संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, यूएस में नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, यानी चाहे वो कितने ही विवादित बयान दे, अगर उससे हिंसा नहीं भड़कती या नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि
ऐसा होने की स्थिति में भी आपराधिक गतिविधियों के लिए उसे जेल हो सकती है, जो कि यूएस में ही हो। सरकार या पॉलिसी पर असहमति किसी को डिपोर्ट करने का कारण नहीं बन सकती। दरअसल मस्क दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और कनाडा होते हुए अमेरिका आ गए। वे यूएस के नागरिक हैं। वहीं जोरान ममदानी भी भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर बोलते रहे हैं। जैसे मस्क सीधे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बात करते हैं, जबकि ममदानी फिलिस्तीन के मसले को उठाते हुए व्हाइट हाउस को घेरते हैं। एक का हमला ज्यादा डायरेक्ट है, दूसरा हाथ को घुमाते हुए कान पकड़ता है। हाँ, लेकिन ट्रंप दोनों से ही नाराज है। तो क्या यूएस इन दोनों की नागरिकता रद्द करके उनको देश निकाला दे सकता है क्या? इसके बारे में भी आपको थोड़ा विस्तार से समझना होगा कि यूएस कब रद्द कर सकता है किसी की नागरिकता। कई बार अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए लोग सही गलत रास्ते अपनाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जरूरी चीजें छिपाते हैं, जैसे पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड, फर्जी संकट का सहारा लेते हैं। ऐसे में उन्हें नागरिकता मिल तो जाती है, लेकिन भेद खुलने पर छीनी जा सकती। इन हालातों में नागरिकता मिलने के बाद में कामकाज तो जरूरी है ताकि परिवार पलता रहे, लेकिन नागरिकता के 5 साल के भीतर ही किसी ने ऐसा संगठन ज्वाइन कर लिया जिसे यूएस टेररिस्ट गुट मानता है, तो सरकार नागरिकता ले लेगी। कई बार अपने देश में रहते हुए लोग सेना में भी सर्व करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस दौरान शख्स ने कुछ ऐसा किया जो यूएस मिलिट्री के खिलाफ जाता है, तो भी नागरिकता गई। ऐसे इक्का दुक्का केस होते हैं, लेकिन नागरिकता इसलिए रद्द नहीं हुई है कि लोगों ने हिंसा की थी, बल्कि इसलिए हुई है कि उन्होंने ये जानकारियां छिपाई। अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, लेकिन ये मिल जाए तो रद्द होना भी उतना ही मुश्किल है। इसके कई कारण रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ कहता है कि लोग बेवतन नहीं होने चाहिए। अमेरिका अगर अपने लोगों की नागरिकता छीन ले तो वे स्टेटलेस हो जाएंगे। ये वजह है कि वो भरसक ऐसा करने से बचता है। एक क्रिमिनल केस की तरह ही सरकार को साबित करना होता है कि भला शख्स की नागरिकता ली क्यों गई। इसे दूसरी पार्टी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस में सरकारी खर्च काफी ज्यादा है, जिससे वो बचते हैं। अब बात करते हैं मस्क की। दरअसल ट्रंप को उन्हें डिपोर्ट करने का आइडिया अपने एडवाइजर स्टीव बेनन ने दिया। उन्होंने एक विवाद के दौरान कह दिया था कि उन्हें अमेरिका से हटा दिया जाए। बेनन का आरोप है कि मस्क अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने जब देश में अपना काम शुरू किया, वे वैध नहीं थे। वे साल 1995 में स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आए और बिजनेस करने लगे। बाद में वे वैध नागरिक हो गए। अब उन्हें अगर डिपोर्ट करना है तो ये प्रोसेस डीनेचुराइजेशन कहलाएगी। ये तभी हो सकेगा जब साबित हो कि मस्क ने अमेरिकी नागरिकता धोखे से, झूठ बोलकर या गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर प्राप्त की थी। बांग्लादेश, जहां कभी शेख हसीना निर्विवाद नेता मानी जाती थी, आज वहीं पर उनके खिलाफ अदालत का फैसला आया है। एक तरफ सत्ता में बदलाव है, दूसरी ओर लोकतंत्र की बहाली की बात। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की जीत है या राजनीतिक प्रतिशोध की शुरुआत? देखिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री आवामी लीग नेता शेख हसीना को ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने अदालत की अवमानना के एक ऐसे मामले में 6 महीने की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद यह पहली बार है जब हसीना को किसी मामले में सजा हुई हो। बता दें कि अगस्त 2024 में जबरदस्त छात्र आंदोलन और हिंसा के बाद शेख हसीना की सरकार एकाएक गिर गई। उन्हें देश से भागना पड़ा। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ आंदोलन किया था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। जुलाई से अगस्त 2024 के बीच करीब 1 महीने तक इन विरोधों में करीब 1400 लोगों की मौत हुई। पुलिस की बर्बरता पर भी गंभीर आरोप लगे कि शेख हसीना सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस बल का बेजा इस्तेमाल किया और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कराई। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई और देश की सत्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सौंप दी गई। इस दौरान हसीना भारत की शरण में आ गई। अब बांग्लादेश की अदालतों में हसीना के खिलाफ लगातार मुकदमे चल रहे हैं। ये ताज़ा मामला अक्टूबर 2024 में लीक हुई एक कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर हसीना को ये कहते सुना गया, मेरे खिलाफ 227 केस दर्ज है। अब मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। इसे कोर्ट ने न्यायपालिका का अपमान और युद्ध अपराधों में बाधा डालने की कोशिश माना। इसी आधार पर
3 जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने इसे साजिश और बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि हिंसा का आदेश हसीना की ओर से नहीं आया था, लेकिन नया प्रशासन न्याय की बात कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब बांग्लादेश के लोकतांत्रिक बदलाव पर है। बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक चुनाव कराने की तैयारी है। ऐसे में यह फैसला वहां की राजनीतिक दिशा और स्थायित्व को तय करेगा। हालांकि माइनॉरिटीज, हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच यह भी जरूरी है कि बदलाव केवल चेहरे का ना हो, बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई। शेख हसीना के खिलाफ आया यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में बदलाव के दौर की शुरुआत है। लेकिन क्या यह न्याय है या राजनीति, इसका फैसला भी इतिहास करेगा। अब सिर्फ इतना तय है कि एक युग समाप्त हो चुका और एक नई शुरुआत की उम्मीद बाकी है। तो इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।